हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और बउआ वाला चैनल सन्नी आर्ट्स क्लासेस में। आज की यह क्लास है क्लास 12th के सोशोलॉजी, जिसे आप हिंदी में समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं, उन्हीं का क्लास है। तो अगर आपका समाज शास्त्र है यानी सोशोलॉजी सब्जेक्ट है और आप इसको जो है बहुत ज़्यादा भारी मानते हैं, तो आज के बाद इसको जो है आप हल्का मानने लगेंगे। और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो आप सोशोलॉजी के 4 क्लास को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लास जो है सोशोलॉजी का 5वां क्लास है, जिस क्लास में जो है 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को बिना रटे बिना आंसर देखे हुए आप अपनी भाषा में याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न है मेरे भाई कि जाति एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, जाति क्या होता है, तो वर्ण के उपजातियों को ही जो है जाति कहा जाता है। नहीं समझे होंगे। देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के जो है वर्ण होते हैं। लेकिन जातियां अनेक प्रकार की होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि वर्ण जो है ना, वर्ण वर्ण जो है कि वर्ण किसी का भाग नहीं है, लेकिन जातियां जो है वर्ण के ही अंदर यानी वर्ण का ही भाग है जातियां। ठीक है। वर्ण में जो है जनसंख्या अधिक नहीं होती है, लेकिन जातियों में जो है अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। 3 गो अंतर लिख दिए 2 नंबर में, बात खत्म हो गया है कि नहीं। अब देखिए, जाति के अंदर भी जाति होता है जिसे उपजाति कहते हैं। जैसे अगर आप कोई भी जाति के होंगे तो आपके जाति में 7 और जाति आते होंगे, है कि नहीं। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, पापा से पूछिएगा, बताएंगे, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जाति व्यवस्था के दोषों की विवेचना करें। जाति व्यवस्था है, इसके दोष कौन कौन से हैं? तो देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है एक्चुअल में जातियों का बंटवारा इसलिए किए थे कि सभी लोग अपने संगठन में रहें और अपने आप को जो है ताकतवर बनाएं कि हमारी जनसंख्या अधिक है तो हमको कोई मार नहीं सकता है। हम लोग जो है संगठन में रहेंगे यानी ग्रुप में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। लेकिन अब जो है इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है और जातियों के कारण जो है काफी सारी समस्याओं का जो है उत्पत्ति हो रहा है। जैसे हम आपको बताएंगे कि जाति व्यवस्था के दोष की विवेचना करें तो जाति व्यवस्था के बहुत सारे दोष हैं। पहला, जाति व्यवस्था के कारण ही कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। अब कहेंगे क्यों? तो कोई कहता है कि नहीं, हम बड़ा जाति के हैं, हम खेती नहीं करेंगे, तो कृषि का विकास कहां से होगा? जाति व्यवस्था के कारण ही जो है लोग कार्य कुशल नहीं हो पा रहे हैं। अब कहेंगे कैसे? तो कोई कहेगा कि नहीं, हम बहुत बड़ा जाति के हैं, हम हलवाई वाला काम नहीं करेंगे, हम जो है मजदूरी वाला काम नहीं करेंगे। तो कार्य कुशलता मतलब कोई काम सीख नहीं पाता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, जाति के कारण ही लोगों की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कैसे? तो लोग जो है भूखे मर जाएगा कि हम बड़ा जाति के हैं, लेकिन जाके मजदूरी करके कमा के नहीं खाएगा। तो ये सभी समस्याएं हैं जाति के कारण। ठीक है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है जाति व्यवस्था बनाए थे इसलिए कि भाई लोग मजबूती अपने आप को प्रदान करे, लेकिन अब इसका गलत जो है इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न, और बहुत बउआ वाला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह की प्रकृति की व्याख्या करें। अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो हिंदू धर्म में विवाह की जो है कौन कौन सी जो है प्रकृति है वो आप हमको बताइए। आप कहेंगे सर, हम आपसे जानने आए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं। अरे, ये सब क्वेश्चन का आंसर नहीं याद किया जाता है, ऑलरेडी पता है। हिंदू धर्म में जो है अपने जाति के अंदर ही विवाह होता है, लेकिन माता पिता के जो है नातेदारी को छोड़ करके
यानी अपने नातेदारी को छोड़ करके, अपने वंशज को छोड़ करके दूसरे वंशज से होता है, लेकिन जो है किस में होता है, जाति में ही होता है। मान लीजिए कि हम जो हैं एक विशेष जाति के हैं, तो जिस जाति के हम हैं उसी जाति के जो है व्यक्ति से, महिला से हमारा जो है विवाह होगा। बात समझ गए। और ये भी देखा जाता है हिंदू धर्म में कि उसका गोत्र और मेरा गोत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका परिवार और मेरे परिवार जो है मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये सभी हिंदू धर्म की जो है शादी यानी विवाह की जो है प्रकृति पाई जाती है। क्या क्या हम आपको बोलें, तो हिंदू धर्म की जो है विवाह की प्रकृति ये है कि अपने जाति में ही जो है शादी की जाती है, गोत्र देख करके दूसरे, और ये भी ख्याल रखा जाता है कि अपने माता पिता के जो है कोई वंशज में जो है हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि जनजातियों में बहुपत्नी विवाह के 3 कारण आपको लिखना है। ये कोई छोटी छोटी जो जनजातियां होती है उनमें जो है बहुपत्नी विवाह होता है। बहुपत्नी कहने का मतलब है एक पुरुष जो है अनेक जो है तो अनेक महिलाओं से शादी करते हैं, जिसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। मान के चलिए हम अगर हैं और हम 3-4 महिला से विवाह कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। लेकिन ऐसा इस पृथ्वी पे जब तक हम हैं हमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो जनजातियों में बहुपत्नी विवाह के 3 गो कारण बताना है। ये सब जनजातियों में होता है। जनजाति कहने का मतलब निम्न जातियां, उसके कारण, या जो है पहले राजा महाराजा हुआ करते थे उनमें होता था, ठीक है। तो ये जनजातियों में बहुपत्नी विवाह के 3 कारण में से पहला कारण है कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, कि हम जो हैं इस गांव में बहुत बड़ा व्यक्ति हैं और मेरा मान सम्मान ज़्यादा है, तो मेरी पत्नियां भी जो हैं अधिक होनी चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण है अपने जो है खानदान की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक पुरुष अनेक महिला से जो है विवाह करता है। और तीसरी जो है समस्या है कि अपने आप को, यानी अपने आप को जो है पूरी सेवा करने के लिए, अपने देखभाल करने के लिए भी जो है एक पुरुष अनेक जो है, यानी अपने स्वार्थ के लिए एक पुरुष अनेक महिलाओं से जो है विवाह करता है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलायन विवाह जो है आप किसे कहते हैं या क्या समझते हैं सर। पलायन विवाह को आजकल के जो है जमाना में हम लोग लव मैरिज कहते हैं। बात समझ में आया। पलायन विवाह मतलब कि लड़का लड़की बिना माता पिता की मर्जी से अपन घर से भाग करके विवाह जब करता है तो उसी को पलायन विवाह कहते हैं। फिर जो है कुछ साल कुछ महीने बाद जो है माता पिता मान जाते हैं और फिर जो है वैसे ही चलने लगता है कि नहीं। पलायन मतलब भागना, तो भाग करके जो लड़का लड़की विवाह करता है उसे ही पलायन विवाह कहते हैं। बात समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मातुल्य नातेदारी रीति क्या है। देखिए, मातुल्य नातेदारी रीति जो है क्या है उसको समझिए। मातुल्य यानी मेरी माँ, नातेदारी यानी कि माता जी के तरफ से जो रिश्ते नाते होते हैं उसको जो है मातुल्य नातेदारी कहते हैं। अब पिताजी के जो तरफ से रिश्तेदारी होता है उसे जो है पिता तुल्य नातेदारी कहते हैं। जैसे देखिए, माता जी के तरफ से नाना नानी मामा मौसा मौसी मामी, ये सब जो है मातुल्य नातेदारी हैं। पिताजी के तरफ से दादा दादी भैया दादा दादी चाचा चाची, ये सब होता है ना, ये जो है पितुल्य नातेदारी हैं। बात समझ गए। इसमें आपसे पूछा है मातुल्य नातेदारी का है, तो नाना नानी मौसा मौसी ये सब जो है मातुल्य नातेदारी हैं। अब हम आपको बताएं, मातुल्य नातेदारी भी जो है 2 प्रकार के होता है, एगो द्वितीयक नातेदारी, एगो तृतीयक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी यानी कि जो मेरे नाना नानी के जो है बाल बच्चे हैं, जैसे कौन, नाना नानी मामा मौसा मौसी, ये सब जो है द्वितीयक में आए, और उनके बाल बच्चे जैसे ममेरा भाई मौसेरा भाई ये सब तृतीयक नातेदारी में आए। बात समझ में आ गया।
अरे गजब, आपके मन में एक प्रश्न जल्दी से उठा होगा, कितना बढ़िया से समझाते हैं, मजा भी आता है। सर इसका आप नोट्स दे देते हैं तो और मजा आ जाता है। बिल्कुल देंगे हम आपको नोट्स। देखिए, प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है एसजीएस क्लासेस। एसजीएस क्लासेस अगर आपके फोन में है तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट में, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 450 नंबर दिलाने की जो है ना, ये बात करता है एसजीएस क्लासेस। अब कहेंगे कैसे आता है? 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, और जब बोर्ड के तरफ से मॉडल पेपर आता है वो भी सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। अब इतना कुछ हम लोग पढ़ के जाएंगे, नहीं आएगा जी? अरे एकदम आएगा, है कि नहीं? तो अगर आप नहीं किए हैं तो एसजीएस क्लासेस को आज ही अपने फोन में इंस्टॉल करें। जो लोग पुराने देख रहे हैं वो लोग इंस्टॉल करके मजा ले रहे हैं, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता क्या है समझिए। लैंगिक समानता कहने का मतलब कि लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करके जब सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तो उसे लैंगिक समानता कहते हैं। हम लोगों के समाज में क्या देखा जाता है, तो जो लोग जो है नपुंसक लिंग, कहने का मतलब है जो ना ही मर्द हैं ना ही जो है महिला हैं, जो बीच के लोग होते हैं, उनको हमारे समाज में जो है का इज्जत नहीं दिया जाता है। इज्जत जब नहीं दिया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता यानी कि लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करके जब सब कोई आपस में मिलजुल के रहता है तो इसी समानता को हम लोग लैंगिक समानता कहते हैं। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें अनेक धर्म और अनेक जाति और अनेक लिंग के लोग जो है ना एक ही साथ मिलकर जो है रहना पसंद करते हैं। तो भारत में एकता की प्रकृति जो है पाई जाती है, अनेकता में एकता की प्रकृति, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, आप बता सकते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है सबसे पहला कि अपने जो है राष्ट्र के संविधान को सर्वोपरि मानना, यानी कि अपने संविधान के अनुसार चलना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताओं का जो है आपको वर्णन करना है। कैसे कीजिएगा वर्णन, आपको पता है? कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की जो है 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहली जो है आप क्या बताएंगे? तो पहली विशेषता जो है आप बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आदर्श जो है वाक्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता संविधान का आदर्श वाक्य है। दूसरी विशेषता, राज्य या व्यक्ति को धर्म के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर आप हिंदू धर्म में हैं और अगर आप किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता जिस राष्ट्र में होता है तो आपको अपने धर्म के प्रति पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का पहला कि संविधान को जो है आदर्श, संविधान का आदर्श वाक्य है धर्मनिरपेक्षता। दूसरी, आपके धर्म को जो है पूरी स्वतंत्रता प्रदान करती है धर्मनिरपेक्षता। और तीसरी है कि धर्म के मामले में संघ निरपेक्ष, यानी धर्म के मामले में जो है एक क्या बोलते हैं तो निर्णय लेने का हक रखता है धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद हम आपको बोले तो धार्मिक आधार पर नागरिकों के भेदभाव को जो है रोकने का काम करता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के जो हैं ये 4 विशेषताएं हमने आपको बताएं, हमें उम्मीद है आपको याद भी हो गए होंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संस्कृति एकता को स्पष्ट करें। संस्कृति नहीं, सांस्कृतिक,
यानी भारत की सांस्कृतिक एकता क्या है। तब भारत जो है अनेक धर्मों और अनेक जातियों को एक साथ रखने वाला देश है। तो अनेक धर्म के लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अलग अलग होता है, अनेक जातियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अलग अलग होता है। इन सभी को एक साथ बांध कर रखना ही जो है सांस्कृतिक एकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप सुने होंगे कि भारत में जो है दिवाली भी जो है मनाया जाता है बढ़िया से, ईद भी मनाया जाता है बढ़िया से, और जो है 25 जनवरी दिसंबर को क्या होता है, तो ईसाई लोगों का जो है एक पर्व है वो भी जो है धूमधाम से मनाया जाता है। यानी सभी की संस्कृति का जब ख्याल रखता है भारत, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता को जो है ऐसे ही स्पष्ट किया जा सकता है कि सभी धर्म के लोग जो हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनाने के लिए स्वतंत्र हैं और सभी जो है एकजुट होकर मनाते हैं। हम लोग भी ईद बकरीद में जाते हैं, वो लोग भी जो है दीपावली दशहरा में आते हैं हम लोगों के यहाँ, है कि नहीं। तो ये सभी जो है ना होना भी चाहिए, तभी तो एकता में अनेकता में एकता हमारा राष्ट्र जो है प्रदर्शित करता है कि नहीं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बाल मजदूरी की प्रकृति पर प्रकाश डालें। ये बाल मजदूरी होता क्या है। किसी का शौक नहीं होता है कि बचपन में किसी के यहाँ जाकर मजदूरी करना और गाली गलौज सुनना, लेकिन बाल मजदूरी शौक से नहीं गरीबी करवाती है। अगर आपकी घर की स्थिति खराब है, आपके माता पिता जो हैं आपके जो हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो मजबूरन अपने बच्चे को जो है जब वो लोग किसी दुकान पे रख देते हैं, किन्हीं के यहाँ काम करवाते हैं, तो इस प्रकार की मजदूरी को बाल मजदूरी कहा जाता है। यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो 14 साल से कम उम्र के जब बच्चियां और बच्चे किसी के यहाँ काम करते हैं, तो इस प्रकार की मजदूरी को बाल मजदूरी कहा जाता है। बात समझ गए। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है भाई, इन 10 क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा प्रश्न रहा जो आपको याद नहीं हुआ। अगर नहीं याद हुआ है, इस क्लास को आप दोबारा देखिए और साथ ही साथ आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पे जाके एक बार नोट्स देख लीजिए, आपको जो है फिर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और आप SGS क्लासेस का अगर कोई कोर्स लिए हैं, टेस्ट भी जाकर लगा लीजिए, गर्दा गर्दा आपका तैयारी हो जाएगा, है कि नहीं। तब मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।